हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया नीम में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक किया करें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ट्रेड फेयर खत्म हो गया था मगर जियान को लास्ट मैप का फ्रैगमेंट नहीं मिलता। इस ट्रेड फेयर से निकलने के बाद जियान फाइट कर इनसे फ्रैगमेंट का लास्ट पीस ले लेता है और लास्ट पार्ट में इस मैप के पजल को सॉल्व करने के बाद इस मैप से एक डार्क लाइट निकलकर जियान का फॉरहेड में इंटर करता है। इस तरह का सडन रिएक्शन देखकर मास्टर याओ भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर याओ भी समय रहते हुए रिएक्ट नहीं कर पाते। सब कुछ इतना जल्दी होता है कि पता ही नहीं चलता। ये भी तभी चीजों को समझ पाते हैं जब ये डार्क लाइट जियान के फॉरहेड में इंटर करता है। इधर क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब कोई भी नहीं जानता कि इस एशियन मैप का क्या इंटेंशन है, क्या ये गुड है या नेगेटिव है। इधर जियान अब तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करता है। जियान यहाँ पे बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है और क्या हुआ और क्या चीज इसका बॉडी में एंटर किया है ये फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ही जल्द जियान को लाइट इसका फॉरहेड पे फील होता है। जियान इस लाइट को अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन से देख रहा होता है। जियान यहाँ पे बिल्कुल शांत होता है और चीजों को स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। जियान यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फोर्स को इस लाइट की ओर डायरेक्ट करता है मगर ये लाइट इसके स्पिरिचुअल फोर्स से किसी भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करता। अब जियान इस लाइट को सराउंड कर इस पे अटैक करने का तैयारी करता है और जब स्पिरिचुअल पावर इस लाइट के चारों ओर होते हैं ये लाइट अब अचानक ही काफी ज्यादा ब्राइटली शाइन करने लगता है। इससे काफी ज्यादा लाइट निकलकर जियान के सोल की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये देख जियान अभी पैनिक नहीं करता और जितना ज्यादा शांत हो सकता था ये उतना होता है और फिर ये अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज कर एक स्पिरिचुअल शील्ड क्रिएट करता है। ये लाइट जितना भी स्मॉल क्यों ना दिखे मगर फिर भी ये लाइट जियान के बॉडी में पेनिट्रेट कर इंटर किया है। ये लाइट जियान के ऑलरेडी काफी डिफेंसेस को तोड़ चुका है। अब ये लाइट जियान के डिफेंसेस को तोड़कर इसके सोल में इंटर करता है। इससे जियान को काफी ज्यादा पेन फील होता है। इधर मास्टर याओ का दिल काफी जोर से धड़कने लगता है। जियान के फेस पे इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर ये समझ जाते हैं कि जियान काफी ज्यादा पेन में है। अब मास्टर याओ आकर जियान के सर पे हाथ रखते हैं और अपना स्पिरिचुअल पावर जियान के बॉडी में डालने ही वाले होते हैं मगर इतने में ही जियान अपने आंखों को खोलता है। ये देखकर मास्टर याओ भी अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर जियान से पूछते हैं क्या हुआ। जियान बताता है कि मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था अभी और ये थिंग क्या है मगर ये चीज मेरे फॉरहेड में है और मैं जितना भी ट्राई क्यों ना कर दूं ये यहाँ से हिलता ही नहीं। अब मास्टर याओ जियान से पूछते हैं तुम कितने साल के थे जब हम एक दूसरे से मिले थे। ये सुनकर जियान कहता है मैं उस वक्त 15 साल का था। ये सुनकर मास्टर याओ कहते हैं चलो शुक्र है, मुझे लगा कि तुम्हारे बॉडी पे किसी ने पोजीशन गेन कर लिया है। मतलब कि मास्टर याओ को ऐसा लगता है कि जियान के बॉडी पे कोई भूत इसके बॉडी पे कब्जा कर लिया हो। अब मास्टर कहते हैं क्या लगता है क्या है ये। जियान कहता है मुझे भी नहीं पता मगर इसने कुछ वर्ड्स कहा मुझसे और ये वर्ड्स है होली क्लींजिंग डीमन लोटस। मास्टर याओ काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये सुनकर। अब मास्टर याओ ये सुनने के बाद पास में एक पत्थर पे जाकर बैठ जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ सोच रहे हो। अब सभी यहाँ पे मास्टर याओ को देखने लगते हैं। अब करीबन 10 मिनट के बाद मास्टर कहते हैं मैं समझ गया, द सेंट ऑफ क्लेंसिंग डीमन लोटस। ये एक अल्टीमेट एक्सपर्ट थे 10,000 साल पहले और ये एकमात्र इस फ्लेम के ऑनर भी थे। ये सुनकर ये तीनों काफी सरप्राइज होते हैं। ऐसा लगता है कि वो सेंट काफी ज्यादा पावरफुल होगा जो इस तरह के फ्लेम पे कंट्रोल गेन कर पाया होगा। मास्टर याओ कहते हैं मैंने एशियन बुक में पढ़ा था, कहा तो ये भी जाता है कि 10,000 ईयर्स अगो वो सेंट काफी ज्यादा पावरफुल था। वो एक गॉड बनने के काफी ज्यादा करीब था। ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और ये पूछता है तो क्या मेरे ये सर में जो ये थिंग है ये उस सेंट का सोल का एक पीस है। इस पे मास्टर कहते हैं हो भी सकता है। ऐसा लगता है कि ये एशियन मैप भी उनका ही देन है, उनके ही द्वारा ये पीछे छोड़ा गया होगा। मास्टर कहते हैं मैं जहाँ तक गेस कर सकता हूँ ये थिंग जो तुम्हारे फॉरहेड के बीच में है ये तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। अब ये सुनने के बाद जियान के पास भी कोई और चारा नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अब प्रे ही कर सकता है कि ये थिंग इसे किसी भी तरह का चोट ना पहुंचाए। अब जियान अपने हेड को शेक करता है और सोचता है कि इस बारे में चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। जियान का स्पिरिचुअल पावर उस लेवल तक पहुंच गया है जहां पे ये किसी भी तरह के डेंजर को फील कर सकता है मगर फिर भी इसे इस थिंग से कोई भी डेंजर फील नहीं होता। मास्टर याओ कहते हैं फिलहाल के लिए वेट ही किया जा सकता है। अब तुम्हें सोचना होगा कि तुम सेंट लेवल तक कैसे ब्रेक थ्रू करने वाले हो। तुम्हें अगले 3 साल तक सेंट लेवल तक हर हाल में पहुंचना ही होगा। अगर कोई पर्सन वीक होता है और अगर वो इस फ्लेम के आगे जाता है ये फ्लेम उसे अपना सर्वेंट बना लेगा। एक हेवनली फ्लेम किसी को सर्वेंट बनाए ये पॉसिबल नहीं है मगर टॉप 3 रैंक का हेवनली फ्लेम के लिए ये पॉसिबल है। इस तरह के फ्लेम इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं। बर्निंग फ्लेम ऑफ 3 मिलेनिया भी ऐसा नहीं कर सकता है। मास्टर याओ कहते हैं तुम अभी डाउ जोन 8 स्टार के पीक पे हो और तुम्हें एक सेंट क्लास पे पहुंचना होगा। तुम्हारे लेवलिंग स्पीड काफी अच्छा है मगर ये 3 साल में कर दिखाना ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर तुम इस लेवल को अचीव नहीं कर पाते हो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा क्योंकि उस वक्त अगर तुम इस फ्लेम के पीछे जाओगे फिर तुम सुसाइड
सुसाइड करने ही जाओगे सिर्फ वहाँ पे। ये सुनकर जियान थोड़ा स्माइल करता है। इधर ये सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है तो यहाँ पे जियान को 3 साल में सेंट क्लास तक पहुँचना है। इस पे ये कहती है ऐसा लगता है कि जियान काफी लकी है, एशियन बॉडीस्टोवा 3 अभी सामने आने वाला है। ये सुनते ही मास्टर यालो स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, इसके बिना तो जियान 3 साल में सेंट लेवल तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। मगर इसके साथ ये सेंट लेवल तक पहुंच सकता है, मगर ये आसान नहीं होने वाला है। ये एशियन बॉडीस्टोवा 3 एशियन डेजर्ट लैंड में लोकेटेड है। इंसानों के लिए वो लैंड एक फॉरबिडन लैंड है और साथ ही वो लैंड काफी ज्यादा बड़ा भी है और वहाँ पे आसानी से ढूंढा भी नहीं जा सकता है। लेकिन इनके पास बॉडीस्टोवा सीड भी है, मगर ये काफी लो ग्रेड का है और इससे बॉडीस्टोवा ट्री को ढूंढा जा सकता है, मगर ये काफी फेंट और ही ट्रेस कर सकता है और तभी जब बॉडीस्टोवा ट्री इसके आसपास हो तो फिर ही। मगर जियान के पास सिर्फ यही रास्ता ही होता है सेंट क्लास तक पहुंचने का 3 साल में। अब मास्टर यालाव कहते हैं ठीक है, हमें पहले पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार चलना चाहिए, फिर वहाँ पे जाकर हम चीजों को डिस्कस करेंगे। जियान और इसका ग्रुप है ज्यादा देर यहाँ पे रुकते नहीं है, ये सीधा पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार चले जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये कुछ दिन रेस्ट करते हैं। मगर इन दिनों में ये एशियन बॉडीस्टोवा ट्री के बारे में न्यूज आग की तरफ फैल जाता है पूरे सेंट्रल प्लेन में। काफी ज्यादा एक्सपर्ट इस तरह के न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हालांकि एशियन डेजर्ट काफी ज्यादा डेंजरस जगह है, मगर फिर भी ये प्लेस भी बस कुछ ही को रोक पाता है वहाँ जाने से। इस प्लेस के डेंजर को जानने के बाद भी काफी है जो वहाँ पे जाकर अपना लक को ट्राई करना चाहते हैं। सेंट क्लास इस पूरे कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करता है, काफी है जो इस लेवल को अचीव करने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। इस तरह का अपॉर्चुनिटी को वो भी मिस नहीं करने वाले हैं। अगर हर किसी को 1 महीने के लिए आग में भी जलना पड़े तो भी काफी एक्सपर्ट्स पीछे नहीं हटने वाले हैं। इधर जियान इन दिनों पवेलियन में ही रहता है और अपने ट्रेनिंग को ही फॉलो करता है। मास्टर यालाव की बातों को जियान काफी ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। ये जानता है कि मास्टर यालाव प्यूरिफाइंग फ्लेम ऑफ डीमन लोटस के बारे में झूठ नहीं बोल रहे थे, उनका एक्सपीरियंस भी जियान से काफी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि मास्टर यालाव जियान को एक लूजिंग बैटल हेवनली फ्लेम से फाइट करने नहीं देने वाले हैं। अगर इसे 3 सालों में सेंट क्लास तक पहुंचना है, फिर इसे बॉडीस्टोवा ट्री का पावर को यूज ही करना होगा। अब यहाँ पे जियान को हेवनली टॉम का याद आता है कि वहाँ पे टाइम कितना ज्यादा स्लो फ्लो करता है और वहाँ पे एनर्जी भी काफी ज्यादा डेंस होता है। जियान के मन में काफी कुछ चल रहा होता है, जैसे कि अगर ये हेवनली टॉम में नहीं गया होता और अपने एंसेस्टर से नहीं मिला होता, फिर ये अभी डाउजन 8 स्टार के हाईएस्ट पीक पे नहीं होता और सेंट पे जाने के लिए इससे पहले डाउजन 9 स्टार पे पहुंचना होगा और फिर जाकर डाउकी को कंडेंस कर 9 स्टेज तक जाना होगा, तब जाकर एक सेंट क्लास तक पहुंचा जा सकता है। मगर अभी इसके पास उतना टाइम नहीं है कि ये लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करे, तो इसे शॉर्टकट का यूज करना ही होगा। अब जियान सोचता है कि डाउकी को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट वे है कि ये एक डाउकी टेक्निक को प्रैक्टिस करे और इस कारण से ये डिसाइड करता है कि ये जायंट ग्लास बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस करेगा। ये टेक्निक भी एक टियांग क्लास का लो लेवल का डाउकी टेक्निक है। अगर ये इसे मास्टर कर लेता है फिर इसका एबिलिटी भी काफी इंक्रीज करेगा। अब ये स्क्रोल को निकालता है, इस स्क्रोल को ये देखता है जिसमें काफी एशियन सिंबल है। अब जब जियान इसे देखता है और फिर समझता है, फिर इसे लगता है कि ये उतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना ज्यादा ग्रेट हेवनली पाल्म ऑफ क्रिएशन था। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए स्पिरिचुअल पावर का भी यूज करना जरूरी है और ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक भी नहीं है। अब ये स्क्रोल को अपने फॉरहेड से टच करता है और गोल्डन लाइट फ्लैश होता है और फिर इस स्क्रोल का इन्फॉर्मेशन इसके हेड में एंटर करता है। अगर इस टेक्निक को ये मास्टर कर लेता है, फिर इसके बॉडी का साइज इंक्रीज कर 99 फीट तक चला जाएगा और हैंड और लेग से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। अब जब ये इस टेक्निक को रीड करता है, इसे समझ में आता है कि ये काफी अच्छा टेक्निक है जो इसके हाथों में लग गया है। अब ऐसा लगता है कि जियान अब टियांग क्लास के टेक्निक को मास्टर करने में धीरे धीरे माहिर होता जा रहा है। जैसे जैसे ये टियांग क्लास का टेक्निक है प्रैक्टिस करता है, दूसरे टियांग क्लास का टेक्निक है इसके लिए अब ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होते। जायंट ग्लास बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए डाउकी को बोन, ब्लड, फ्लेश इन सभी को एक यूनिक वे में कंबाइन करना होता है। इस टेक्निक से फिजिकल बॉडी पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, लेकिन जियान का फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जियान इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है जैसे कि डिस्क्राइब किया गया था। अब गोल्डन लाइट फ्लैश होता है इसके बॉडी से और इसका बॉडी भी थोड़ा बहुत साइज में इंक्रीज करता है और इसके बॉडी के चारों ओर से गोल्डन लाइट निकल रहा होता है और जब ये नॉर्मल साइज में आता है, अब गोल्डन लाइट फ्लैश होता है इसके बॉडी से और इसका बॉडी भी थोड़ा बहुत साइज में इंक्रीज कर जाता है। बोन का आवाज भी सुना जा सकता है, हड्डियों के घसकने का आवाज भी सुना जा सकता है। अब 30 सेकंड में जियान का बॉडी का साइज डबल हो जाता है और इसके बॉडी के चारों ओर से गोल्डन लाइट निकल रहा होता है और जब ये नॉर्मल साइज में आता है और जब ये अपने आंखों को खोलता है, फिर इसके मुंह से काफी ब्लड निकलता है। इतना ज्यादा पेन फील कर जियान कहता है इस स्क्रोल में कहीं नहीं लिखा था कि इसे प्रैक्टिस करने पे इतना ज्यादा पेन फील होगा। जियान का साइज जब डबल हुआ था तो इसे काफी ज्यादा पेन फील हुआ था। अभी सोचता है कि अगर इसका स्किन स्ट्रेच होकर फट जाए और इसका ऑर्गन भी फट जाए और इसका ऑर्गन का भी यही हाल हो तो फिर क्या होगा। अब ये समझ जाता है कि अगर एक प्रैक्टिशनर का फिजिकल बॉडी वीक होगा तो फिर जब वो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेगा फिर वह पक्का ही फर्स्ट ट्राई में एक्सप्लोड हो जाएगा। अब जियान सोचता है कि अब इसे जितना भी पेन क्यों ना फील हो, ये इस टेक्निक को सीखेगा। अगर ये इस पेन को सह लेता है फिर ये एक सर्टेन रिजल्ट को गेन कर सकेगा। अब ये अपने आंखों को क्लोज करता है और फिर एक बार फिर से गोल्डन लाइट फ्लैश करता है। इसका बॉडी साइज में इंक्रीज करता है और डिक्रीज
इंक्रीज करता है और इसके मुंह से भी ब्लड निकलता है और फिर ये इस प्रोसेस को भी रिपीट करता है, मगर धीरे धीरे इसके मुंह से ब्लड कम निकलना शुरू होता है और देखते ही देखते अब 2 वीक हो जाते हैं और इस 2 वीक में सेंट्रल प्लेन पूरे तरीके से केओस में डूब जाता है। काफी सारे फ्रैक्शन अपने एक्सपर्ट को यहाँ इस एशियन डेजर्ट लैंड में भेजे हैं ताकि वो सिचुएशन के बारे में पता लगा सके। जैसे ही एशियन बोडिस्टोवा ट्री अपीयर होगा, एक तरह का नेचुरल फेनोमेनन भी इसके साथ ही अपीयर होगा और जब ऐसा होगा फिर पूरे सेंट्रल प्लेन में ये बात पता चल जाएगा। अब 5 दिन और बीत जाते हैं और फिर एक और दिन के बाद सेंट्रल प्लेन के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ऐसा लगता है कि एक वेव पूरे तरीके से यहाँ पे फैल गया हो। एक तरह का स्पेशल एनर्जी फील किया जा सकता है। जो भी इस वेव के चपेटे में आते हैं उसे ये फील होता है और फिर एक पिक्चर भी दिखता है एक टॉल एशियन ट्री का, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी इमिट हो रहा है। इधर पैविलियन ऑफ फॉलन स्टार के अंदर एक स्पेशल जगह है जहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी गैदर होता है बाकी जगह से। यहाँ पे एल्डर्स ट्रेन करते हैं। आज भी काफी एल्डर यहाँ पे गैदर हुए हैं हर दिन का अपना ट्रेनिंग करने को। कुछ यहाँ पे एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं और फिर तभी बूम एक आवाज आता है, एक तरह का एक्सप्लोजन होता है। सभी एल्डर उस डायरेक्शन में देखते हैं। इन्हें गोल्डन लाइट दिखता है। ये देखकर एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर से बूम एक और एक्सप्लोजन सुनाई देता है। काफी बड़ा गोल्डन जायंट को देखा जा सकता है। इस जायंट के पैर पूरे जमीन को शेक कर रहे होते हैं और जब ये जायंट अपना मुंह खोलता है फिर पूरा आसमान ही कांपने लगता है इसके आवाज से। आसपास के एल्डर भी पीछे हटने पे मजबूर हो जाते हैं। जब काफी ज्यादा एल्डर इस गोल्डन लाइट के पावर को सेंस करते हैं फिर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। काफी ज्यादा डेंजरस ऑरा फील किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि इस जायंट का एक ही अटैक काफी है इन सभी को मारने के लिए। एल्डर इसके पावर को फील कर काफी ज्यादा डेंजर फील करते हैं। एल्डर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर डाउ जून 8 स्टार पे है और ये भी काफी ज्यादा डेंजर को फील कर सकते हैं। ये एल्डर तुरंत ही जायंट को सराउंड कर लेते हैं और अगर ये जायंट कुछ भी उल्टा सीधा काम करता है फिर ये इसे किल करने को रेडी होते हैं। इधर ये पैनिक कर रहे होते हैं तो यहाँ पे मास्टर यालो, क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल आकर इस टेक्निक को देख समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। एल्डर भी मास्टर यालो को देखकर यहाँ पे ग्रीट करते हैं और फिर एल्डर पूछते हैं कि ये कौन है। मास्टर कहते हैं कौन हो सकता है जियान के अलावा। ये सुनकर एल्डर भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और फिर ये इस जायंट को घूरने लगते हैं कि सच में ये जियान ही है। अब ये गोल्डन जायंट काफी जोर से हंसता है। अब यहाँ पे गोल्डन लाइट फ्लैश होता है और फिर जियान का बॉडी तुरंत ही काफी तेजी से सिकुड़ने लगता है और फिर कुछ सेकंड में जियान ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और फिर खांसने लगता है। ओरिजिनल स्टेट में आने के बाद भी इसके मुंह से ब्लड नहीं निकलता है। हालांकि इस जायंट का साइज अभी 70 फीट ही इंक्रीज कर पाया है और इसका ओरिजिनल साइज तो 99 फीट का है। तो अभी भी जियान को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ये देखकर मास्टर यालो कहते हैं डोंट वरी, अगर तुम्हारा फिजिकल बॉडी इतने सारे नेचुरल ट्रेजर से और मेडिसिनल वाटर से भरा नहीं होता फिर तुम इस रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाते। जियान जानता है कि इसका बॉडी का अभी लिमिटेड स्ट्रेंथ ही है तो अभी के लिए ये इस रिजल्ट को ही अचीव कर सकता है। अगर ये उन ट्रेजर को ढूंढ सका जिससे ये अपने फिजिकल बॉडी को पावरफुल बना सके तो फिर ये इस टेक्निक को भी फुल्ली एक्सटेंड पे रिलीज कर सकेगा और फिर ये डाउ जून लेवल के हाईएस्ट क्लास के वॉरियर को एक झटके में ही खत्म कर सकता है। अब जियान सोचता है कि इन समय में जियान का ऑरा भी थोड़ा बहुत ही इंक्रीज किया है। एशियन डेजर्ट में काफी सारे ट्रेजर्स हैं जो यहाँ आउटसाइड वर्ल्ड में ढूंढ पाना काफी ज्यादा रेयर होता है तो शायद ये डाउ जून 9 स्टार पे भी पहुंच जाए वहाँ पे। अब मास्टर यालो कहते हैं इन्फॉर्मेशन सही है, इन्फॉर्मेशन सही था, एशियन बोडिस्टोवा ट्री सच में अपीयर हुआ है। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मास्टर कहते हैं अपने साथ इस बार तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और साथ में डायमेंशनल जेट टोकन भी लेकर जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम होगा फिर मैं वहाँ पे आकर तुम्हारा हेल्प करूंगा। ये एशियन बोडिस्टोवा ट्री काफी ज्यादा एक्टिव है तो काफी सारे एशियन क्लैन भी इसके पीछे आने वाले हैं। जियान जानता है कि ये आसान नहीं होने वाला है, हालांकि ये इसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। मास्टर यालो कहते हैं मुझे यहाँ इस पैविलियन में ही रुकना होगा, मैं कुछ कारणों से फिर से तुम्हारे साथ नहीं जा सकता तो इस बार भी तुम्हें अकेले ही जाना होगा। अब जियान पूछता है तो कब निकलना चाहिए हमें। इस पे मास्टर कहते हैं काफी फ्रैक्शन के लोग ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं तो तुम्हें भी जल्द से जल्द वहाँ पे जाना चाहिए। ये सुनकर जियान अपना सर हिलाता है। अब इस बार जियान के टीम में क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल, स्नेक गर्ल और एक एल्डर जो कि डाउ जून लेवल के हाईएस्ट लेवल पे है। जियान का ग्रुप इस बार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन से डील ना करे फिर ये ठीक ही रहेंगे वहाँ पे। एशियन डेजर्ट लैंड पैविलियन ऑफ फॉलन स्टार से काफी दूर है तो इन्हें वर्म होल का यूज करना पड़ जाता है। इन्हें 6 दिन लगते हैं जाने में। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के बॉर्डर तक जाने में इन्हें 6 दिन लग जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के बॉर्डर तक पहुंचने में। इस दौरान जियान काफी ग्रुप को भी देखता है जो इस ओर आ रहे होते हैं। एशियन डेजर्ट लैंड के सबसे क्लोजेस्ट सिटी तक अब जियान आ चुका होता है। ये एशियन बोडिस्टोवा ट्री काफी लोगों को अटैक कर रहा है और इस वजह से इस ओर काफी लोग आ रहे हैं। इस सिटी में भी काफी ज्यादा भीड़ देखा जा सकता है। जियान यहाँ पे सिटी में रुककर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है आगे का, ताकि इन्हें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस सिटी में आने के बाद अलग अलग होकर इन्फॉर्मेशन को गैदर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब करीबन 2 घंटे के बाद जब सभी मिलते हैं फिर जियान यहाँ पे कहता है इसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो भी ग्रुप एशियन डेजर्ट लैंड में गए थे वो गायब हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं बच पाया है। ये सुनकर पॉइजन गर्ल क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये कहती है सभी मारे गए। ऐसा लगता है कि एशियन डेजर्ट लैंड काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है। पॉइजन गर्ल कहती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इस पे जियान कहता
कहता है कुछ लार्ज ग्रुप कल आ रहे हैं तो हम उनके साथ ही इंटर करेंगे, हम उन लोगों को फॉलो करेंगे और फिर अंदर की सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे। एशियन डेजर्ट लैंड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, तो इसके डीपेस्ट पार्ट में इंटर करने के लिए हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और हमें अपने दिमाग का भी यूज करना होगा। जियान फेल नहीं हो सकता है और साथ ही अपने ग्रुप को भी मुसीबत में नहीं डाल सकता है, तो इस कारण से ये काफी ज्यादा केयरफुल रहने का डिसाइड करता है। अब अगले दिन काफी ज्यादा डेंस क्राउड गैदर होता है सिटी में। जियान का ग्रुप पीछे था, ये करीबन हजारों लोगों को फॉलो कर रहे थे। अब ये फॉलो करते करते फॉरेस्ट तक आ जाते हैं। यहाँ इस फॉरेस्ट में ट्री काफी ज्यादा लॉन्ग है, इतना ज्यादा कि अंदर सनलाइट भी नहीं पड़ता। एशियन डेजर्ट लैंड एक फॉरबिडन लैंड है, यहाँ पे डाओ जून लेवल के बंदे भी मारे जाते हैं। जियान के सामने ग्रुप में डा हुआंग लेवल और डाओ जोंग लेवल के काफी बंदे हैं और इस जगह का थोड़ा सा भी डेंजर इन्हें एक झटके में मार सकता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद जियान इन लोगों से अलग होकर जाने लगता है। यहाँ पे हजारों लोग एक साथ रन करना स्टार्ट कर देते हैं और इनके दौड़ने के कारण से जमीन भी शेक करना स्टार्ट कर देता है। जियान यहाँ पे कहता है हम इनके काफी आगे जाने के बाद जाएंगे। अब जबकि ये यहाँ पे अंदर में मरना चाहते हैं, फिर इसमें कौन क्या ही कर सकता है। अब 1 घंटे के बाद जियान और इसका ग्रुप भी इन लोगों तक आ ही जाते हैं। ऐसा लगता है कि काफी लोग इनमें से ऑलरेडी गायब हो गए हैं। अब जियान यहाँ पे अपने कंपेनियन को कहता है केयरफुल रहने को और फिर सभी यहाँ इस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। जियान का ग्रुप काफी फास्ट मूव कर रहा होता है इस फॉरेस्ट के अंदर। अब करीबन 10 मिनट में जियान का ग्रुप है 5 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेता है और अब तक किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल को इन्हें फेस करने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि ये फॉरेस्ट के बॉर्डर के काफी करीब है अभी भी। जैसे जैसे ये अंदर जाएंगे डेंजर बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे ये फॉरेस्ट के काफी अंदर जाने लगते हैं, अब ये भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे पॉइजन गर्ल कहती है आगे पॉइजन फॉग है, पॉइजन गर्ल पॉइजन से काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो ये इसे डिटेक्ट कर सकती है। दूसरी ये सुनकर काफी चिंता करते हैं। यहाँ इस एशियन डेजर्ट लैंड में पॉइजन काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब पॉइजन गर्ल कुछ पॉइजन रेजिस्टिंग पिल को निकालकर सभी को देती है। हालांकि जियान से पिल मेकिंग में कम्पीट नहीं कर सकती है, मगर पॉइजन के मामले में ये भी काफी कुछ जानती है, जियान से भी ज्यादा। अब जब ये इस पिल को खा रहे होते हैं तो इन्हें आगे के कुछ ग्रुप पर चिल्लाने का आवाज आता है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि वो पॉइजन से चिल्ला रहे हो। अब जियान का ग्रुप पिल को खाने के बाद आगे बढ़ता है, मगर ये आगे जाकर स्ट्रेंजर का हेल्प नहीं करने वाले हैं। अब जबकि वो अपने लालच में आकर इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो उनका कौन ही हेल्प करने वाला है। ये लोग पॉइजन से अफेक्टेड थे। जब ये पॉइजन को अपने बॉडी में कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर इनका मेंटल हेल्थ भी काफी बिगड़ने लगता है और ये अपने माइंड को लूज कर देते हैं। माइंड को लूज करने के बाद इनका डॉक्टर रिलीज होता है और ये एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। जियान यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद रुकता है और फिर ग्राउंड पे आकर डेड बॉडी को चेक करता है। ये डेड बॉडी एक 1000 लेवल का बंदे का है। जियान ने सोचा नहीं था कि इस लेवल का बंदा भी यहाँ पे इजिली मारा जा सकता है और इतना जल्दी। ऑर्डिनरी पॉइजन 1000 लेवल के बंदे को हार्म नहीं कर सकता है। अगर ये अपने डॉकी से अपने बॉडी को कवर कर लेता है तो फिर ये नॉर्मल पॉइजन से बच सकता था, मगर ऐसा लगता है कि यहाँ का पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक है। पॉइजन गर्ल यहाँ पे इस पॉइजन को थोड़ा अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करती है और फिर इसे अपने बॉडी के अंदर चेक करती है और चेक करने के बाद इसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्कन हो जाता है। ये बताती है कि ये पॉइजन नहीं है, बल्कि ये एक तरह का वॉर्म है। ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं, इन्हें आंखों से भी देखा नहीं जा सकता है और ये फॉरेस्ट में एयर में फ्लोट कर सकते हैं। जो भी इस पॉइजनस वॉर्म को ब्रीथ किए होंगे, उनके बॉडी में काफी ज्यादा पॉइजन सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया होगा और वो इस वजह से मारे गए हैं। ये सुनकर यहाँ पर सभी थोड़ी देर के लिए सांस लेना बंद कर देते हैं। इधर जियान अपने हेवनली फ्लेम का यूज कर टेम्परेचर को इंक्रीज करता है ताकि इसके बॉडी से भी ये वॉर्म्स मारे जाएं। फ्लेम के कारण यहाँ पे एक तरह का साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये बर्न होते हैं आवाज आता है। जियान अपने बॉडी के सभी पॉइजन वॉर्म को बर्न कर देता है और फिर ये क्वीन मेडुसा, स्नेक गर्ल, एल्डर क्विंचिंग पे भी करता है। फ्लेम का हीट इनका बॉडी के अंदर इंटर करता है और फिर इनका बॉडी से भी क्रैकलिंग का आवाज आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद जियान अपने हेवनली फ्लेम्स का यूज कर 50 फीट तक हेवनली फ्लेम को लाइट अप करता है और इसके रेडियस में फॉग जलना स्टार्ट हो जाता है। अब इस तरह से इस जगह पे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब जियान इस फॉग से बाहर आता है, फिर ये कहता है ऐसा लगता है कि ये फॉग भी 80% लोगों को यहाँ पे रोक ना सका। थोड़ा बहुत इस फॉग के कारण मारे गए हैं, मगर ये भी कहाँ रुकने वाले हैं। अब इनका एडवेंचर इस फॉरेस्ट में कैसा होगा और किन किन प्रॉब्लम का इन्हें सामना करना होगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।